NIOS का कोर्स 505 ब्लॉक 2, जिसमें EVS करिकुलम और पेडागोगी की बात करी गई है, जिसमें अप्रोचेस क्या क्या हैं, मेथड्स क्या क्या हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो ये आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम टॉपिक्स क्लियर करते चलेंगे। तो NCF 2005 का इसमें जिक्र है कि कौन से इसमें 4 की फिलॉसफीज़ हैं एजुकेशन की और लर्निंग की, जिस पे जोर दिया गया है EVS को सिखाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच है और एक्सपीरियंशियल अप्रोच है। ठीक है, और इसको मेथड भी बोल सकते हो आप। इसके बाद टीचिंग अप्रोच, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व करती है बच्चों को, लर्नर को नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसके बाद कौन से की प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग के हैं, जिसमें लर्नर का रोल, उसमें लर्नर का रोल क्या होता है। तो लर्नर जो होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है उसमें, नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में और रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब 2 टाइप हमें बताने हैं टीचिंग लर्निंग अप्रोच के, जो कि वाइडली यूज्ड होते हैं EVS में और प्राइमरी स्टेज में खासकर यूज होते हैं ये, और इसका यूनिट 5 में जिक्र भी किया गया है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाता है और कोऑपरेटिव लर्निंग पे, CL पे जोर दिया जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू द सोर्स, एन एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर EVS शुड बी क्लियरली लिंक्ड टू एटलीस्ट वन लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS। ओके, तो ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव EVS का भी पूरा क्लियर हो रहा हो। इसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द 4 स्टेप ऑफ प्रैक्टिसिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो 4 स्टेप होते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में, जिसमें पहला स्टेप होता है प्लानिंग। अब 4 स्टेप क्या होते हैं, इसके अलावा 3 और कौन से होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, फिर कंडक्टिंग दी एक्टिविटी को कंडक्ट करना, फिर रिफ्लेक्टिंग ऑन दी प्रोसेस, फिर जो भी प्रोसेस हुआ उसको उस पर रिफ्लेक्ट करना कि क्या हुआ अच्छा, क्या कमी रह गई। ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, और फिर रिवाइज करना उसे। ठीक है, दोहराना, अगर सही गई है तो उसको और मॉडिफिकेशन के साथ चेंज करते रहना और दोहराते रहना। फिर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कंडक्टिंग एन एक्टिविटी इट इज़ क्रूशियल टू कंसोलिडेट लर्निंग्स एंड लिंक एक्सपीरियंसेस टू द टेक्स्ट बुक। तो एंड ऑफ द एक्टिविटी के दौरान ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लर्निंग पूरी तरीके से हो गई है या नहीं। तो ये जांच चेक करने के लिए टेक्स्ट बुक का भी सहारा लिया जाता है। ठीक है, एंड ऑफ द एक्टिविटी के बाद। इसके बाद कौन सा पर्पस है रिफ्लेक्टिंग ऑन दी प्रोसेस में। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस में पर्पस क्या है इसका। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का ये एक स्टेप है जिसमें रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस होता है। तो इसका पर्पस यही है कि नोट करना कि चीज़ें सही से हुई, अच्छे से हुई या नहीं हुई, और इसको हम कैसे फ्यूचर की एक्टिविटी के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। और एन EVS एक्टिविटी शुड एंगेज बोथ द फिजिकल, मोटर, साइकोमोटर और द मेंटल और कोग्निटिव, जिस मेंटल को हम कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन भी बोल सकते हैं। तो फिजिकल यानी कि साइकोमोटर, और कॉग्निटिव और अफेक्टिव, ये सारे डोमेन इसमें आ जाते हैं। बट इज द कोर एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच इन EVS। तो इट हेल्प्स क्लैरिफाइंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और डेमोन्स्ट्रेशन। Which learning approach is defined as a pedagogy that organizes students to work in group towards a common goal or outcome। तो इसको cooperative learning बोलते हैं। इसके बाद the principle of cooperative learning that emphasizes a common team goal and shared resource is known as positive interdependence। ठीक है, तो common team goal होता है और shared resource होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं positive interdependence। What are the 3 most important principles of cooperative learning? Positive interdependence, individual accountability and equal status interactions। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, ये 3 क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव लर्निंग के। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, एक दूसरे पे लोग पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंट हो, इंडिविजुअल, हर एक की इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है, और हर एक की भागीदारी हो। ठीक है, और हर एक का इक्वल स्टेटस इंटरेक्शन,
हर कोई हर किसी से बराबरी से इंटरेक्ट करे। In cooperative learning, what does the principle of individual accountability ensure? It ensures that there is a specific task for each individual as well as a task to be completed as a group. तो हर एक इंडिविजुअल का एक टास्क होगा, ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल ग्रुप में बराबर बराबर उसकी भागीदारी होगी। ऐसा नहीं है कोई छुप जाए और कोई बहुत ही मेहनत करता रहे, ठीक है। तो ग्रुप की ये कलेक्टिव क्या कहते हैं, भागीदारी से काम होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद की एडवांटेज कौन से हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के यूज़ करने के ईवीएस को सिखाने के दौरान, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ करता है बच्चों की एबिलिटी एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की, ठीक है, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की, और एक दूसरे की इंटरपर्सनल स्किल भी डेवलप करने में ये मदद करता है कोऑपरेटिव लर्निंग में, ठीक है। एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। वट इज़ अ की सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर टीचर्स व्हेन इम्प्लीमेंटिंग कोऑपरेटिव लर्निंग? कौन सा चैलेंज होता है टीचर्स के लिए जब इम्प्लीमेंट करना होता है कोऑपरेटिव लर्निंग को? इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग चाहिए होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव शामिल होने चाहिए, इस्टेब्लिशिंग करिकुलम लिंक्स, करिकुलम के साथ लिंक होना चाहिए, और प्लानिंग होनी चाहिए कि हम एसेस कैसे करेंगे बच्चों के, यानी असेसमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम के साथ लिंक भी होना चाहिए। तो ये सारे चैलेंज भी आते हैं, ठीक है। मतलब चैलेंज तो क्या है, ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ये भी करनी पड़ती है, ठीक है। बट टू की फैक्टर शुड अ टीचर कंसिडर व्हेन सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मेथड फॉर ईवीएस? तो द नेचर ऑफ द कंटेंट बीइंग ट्रांजैक्टेड एंड द प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो कौन से दो फैक्टर हैं टीचर जिसको कंसीडर करता है सेलेक्ट करने के दौरान टीचिंग लर्निंग मेथड में ईवीएस के लिए? तो नेचर क्या है, ठीक है, कंटेंट का जो कि दिया जा रहा है, ट्रांजेक्ट करा जा रहा है, और बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है। अब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो उन्हीं के अनुसार उसको सिखाना होगा। द सीरीज ऑफ एनसीईआरटी पब्लिश्ड ईवीएस टेक्स्ट बुक इज टाइटल्ड लुकिंग अराउंड, इंडिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ विच टीचिंग मेथड? द ऑब्जर्वेशन मेथड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि लुकिंग अराउंड यानी अपने आसपास देखना और ऑब्जर्व करना, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को, ठीक है, और करेंगे। फिर इसके बाद कौन से 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में, ठीक है, इफ़ेक्टिवली इसको कंडक्ट करने के लिए? तो सबसे पहले प्लानिंग और प्रिपरेशन, ठीक है, ये एक में ही आ जाएगा, प्लानिंग प्रिपरेशन। फिर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, फिर एनालिसिस, और फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये भी एक में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट। तो सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, दूसरा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, तीसरा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और चौथा जनरलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट। अब एक एडवांटेज बताना है ऑब्जर्वेशन मेथड का। तो ये इसलिए फ़ायदेमंद है, असरदार है, क्योंकि ये नॉलेज को एक्वायर करने में मदद करता है रियल और कॉन्क्रीट सिचुएशंस में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स से, ठीक है। ये नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में मदद करता है रियल और कॉन्क्रीट सिचुएशन में, ठीक है। फिर व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स एनी एक्सप्रेशन बाय चिल्ड्रन विथ सम नोवेलिटी सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, मॉडल मेकिंग और ड्रामा? तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सारी क्रिएटिविटी को शो करती हैं बच्चे की, उसमें नवीनता होनी चाहिए, नोवेलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन डेवलपिंग द अफेक्टिव डोमेन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये अफेक्टिव डोमेन को कल्टिवेट करता है बच्चों में। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो एनकरेज करती है क्रिएटिविटी को, जिससे उनके जो माइंड हैं वो क्रॉप इनटू द माइंड ऑफ द लर्नर, ठीक है, क्रिएटिविटी टू दी। तो ये एक तरीके से क्रॉप यानी कि फसल का काम करती है, मतलब कि ये बहुत ही पॉजिटिवली ग्रो करने का काम करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, बच्चों की क्रिएटिविटी को, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए। फिर इन अ बज़ ग्रुप क्या होता है, जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ 3 to 6 पीपल इज़ गिवन अ डिफाइनाइट इशू
टू डिस्कस एंड अ टास्क टू कंप्लीट इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, एक टास्क होता है, इसको शॉर्ट टाइम पे हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो उसे हम बस ग्रुप बोलते हैं। फिर व्हाट आर स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस कंसीडर्ड particularly appropriate for the multidisciplinary nature of EVS. They are effective in breaking subject boundaries and allow for discussion of social, economic, and political aspects of an issue. According to Kilpatrick, a project is a wholehearted, purposeful activity proceeding in a social environment. ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट होता है वो सोशल एनवायरनमेंट में होल हार्टली पर्पसफुल करा जाता है। ठीक है, ये किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड। इसके बाद व्हाट आर दी थ्री मेन स्टेजेस ऑफ अ वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट मेथड। तीन स्टेज कौन सी होती हैं? प्री एक्टिविटी स्टेज, एक्टिविटी स्टेज और पोस्ट एक्टिविटी स्टेज। ये तो नाम से भी हम याद कर सकते हैं, प्री और ड्यूरिंग दी एक्टिविटी और पोस्ट दी एक्टिविटी। अब कौन से की मेरिट हैं प्रोजेक्ट मेथड की, यानी कि उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? द एक्सपीरियंस इज़ रियल लाइफ बेस्ड, ठीक है, एंड हैंस लास्ट्स लॉन्गर विद द लर्नर। ये रियल लाइफ होता है, इसलिए लंबे समय तक बच्चों के साथ, लर्नर्स के साथ टिकता है। वट इज़ अ प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड फॉर टीचर्स। लिमिटेशन क्या है प्रोजेक्ट मेथड की टीचर्स के लिए? टीचर नीड अ हाई ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन, बहुत सारी प्रिपरेशन मांगता है, और मस्ट एक्ट एज अ गाइड एंड फैसिलिटेटर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, बच्चों को कुछ भी परेशानी होती है तो उनको वो गाइड करता रहे लगातार और फैसिलिटेट करता रहे, जो भी उनको सहयोग की ज़रूरत हो, उनको कुछ गाइडेंस देनी हो, उनको कुछ सपोर्ट करना हो तो उनको फैसिलिटेट, सुविधा देता रहे। ठीक है, जिस भी चीज़ सुविधादाता तभी बोलते हैं। फिर व्हाट इज़ द की टू मेकिंग एजुकेशनल विजिट्स और फील्ड ट्रिप्स सक्सेसफुल बियॉन्ड जस्ट बीइंग पिकनिक्स। ठीक है, सिर्फ पिकनिक इसलिए नहीं है कि बच्चों को घुमा दिया है, उसका कुछ आउटकम निकलना चाहिए। एजुकेशनल विजिट होती है वो, ठीक है, फील्ड ट्रिप होती है, तो वो सक्सेसफुल तभी होगी जब प्लानिंग से होगी वो। ठीक है, और वैरायटी ऑफ उसमें एक्टिविटीज़ शामिल होंगी जो कि बहुत एन्जॉयबल होनी चाहिए और एजुकेशनल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं बच्चों को ले जाके छोड़ दिया और बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और बच्चे बोर हो रहे हैं या तो। ठीक है, इन्जॉय करवाना है और एजुकेशनल उसका पर्पस होना चाहिए। तभी हम ऐसी जगहों पे ले जाते हैं, जैसे मोनूमेंट में ले जाते हैं। ठीक है, कोई हिस्टोरिकल साइट हो जाती है, म्यूजियम्स हो जाते हैं, इन सब जगहों पे प्रेफर करा जाता है ले जाने को। ठीक है, फिर व्हाट इज़ दी फर्स्ट स्टेप अ टीचर शुड टेक टू इंश्योर अ सक्सेसफुल एजुकेशनल विजिट? सेटिंग एक्सप्लिसिट एजुकेशनल गोल्स। सबसे पहले तो फॉर द विजिट लिंक्ड टू द ईवीएस टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो साफ तौर पे एजुकेशनल गोल लिखे होने चाहिए। ठीक है, सक्सेसफुल एजुकेशनल विजिट के ये पहला स्टेप होता है। ठीक है, बाकी बातें इसके बाद होती है। वट टूल कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग अ फील्ड विजिट? कौन सा टूल यूज होता है फील्ड विजिट में? गाइड पार्टिसिपेंट। ठीक है, पार्टिसिपेंट को गाइड करने के लिए कि वो ऑब्जर्व करें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से, और एक पर्पस देता है विजिट का। ठीक है, तो वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट टूल हो सकता है जो कि ये सारी चीज़ों में सहयोग कर सकता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी टू कंडक्ट आफ्टर अ फील्ड विजिट इज़ ओवर टू कंसोलिडेट लर्निंग? जब फील्ड विजिट ख़त्म हो जाए तो कौन सी एक्टिविटी करवा के उसको हम कंसोलिडेट कर सकते हैं लर्निंग को? तो क्लासरूम सेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं हम बच्चों के साथ कि भाई उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या उनकी समझ बनी। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हम उनकी लर्निंग को और पक्का कर सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं कि भाई अपने शब्दों में कोई रिपोर्ट लिखो। ठीक है, जो जो आपने देखा, जो जो आपने रिसर्च करी वहाँ पे, जो जो आपने वर्कशीट में नोट करा, उसकी रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, और कुछ ड्राइंग वगैरह बनाओ। ठीक है, तो ये सारी बच्चों को एक्सप्रेस करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए। फिर एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ मेथड दैट यूजुअली हेल्प्स टू इस्टेब्लिश अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, की कोई चीज़ क्यों हुई और उसका प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, वट इज़ अ की बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर टीचिंग ईवीएस? कौन सा बेनिफिट है? ठीक है, एक्सपेरिमेंट का यूज़ करने के लिए। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट का क्या बेनिफिट है ईवीएस में? ठीक है, ईवीएस पढ़ाने में तो ये डेवलप करता है बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, और
एनहेंस करता है स्किल्स जो कि वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्किल एनहेंस करता है, और एनालिटिकल थिंकिंग भी वो डेवलप करता है उसकी, यानी बच्चे एनालाइज करते हैं चीज़ों को। तो कौन सा फर्स्ट स्टेप है बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फिर समझो, फिर डिस्क्राइब करो प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। Okay, why is planning considered a crucial management technique in the teaching learning process? So that that's because it helps reduce the necessary time and effort, leading to a good learning environment and improved progress for learners. So it's so obvious. So let's move forward. Planning provides clarity in three main areas: preparation, process and product. तो प्लानिंग इन तीन चीज़ों में क्लैरिटी देती है, प्रिपरेशन में और प्रोसेस में ठीक तरीके से होगा, और प्रोडक्ट में, ठीक है, सही तरीके का प्रोडक्ट आएगा। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू दी केस स्टडी ऑफ मिस्टर, इसमें एक लक्ष्मी राम नाम के व्यक्ति का जिक्र है, जिसमें एक व्हाट इज़ अ क्रूशियल फर्स्ट स्टेप बिफोर प्लानिंग अ लेसन फॉर अ न्यू क्लास। तो ये पता चल रहा है हमें ये एक टीचर होंगे, तो इन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या लिया कि उन्होंने जाना सबसे पहले लर्नर्स को, टू नो द लर्नर्स एंड द प्रिवेलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, और उन्होंने सीखने का माहौल बनाया, ठीक है, सबसे पहले, तब जाकर कुछ अच्छा हो पाया। फिर सेकंड स्टेप, व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लेसन प्लान आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टीचिंग पॉइंट। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है इफ़ेक्टिव लेसन प्लान को बनाने में, जिससे टीचिंग पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आउटलाइन करना लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है लर्निंग के, ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग फिर ऑब्जेक्टिव, सीधी बात। फिर पर्पस क्या है, रिफ्लेक्ट करने का ऑन योर लेसन प्लान आफ्टर क्लास। भाई अपने आप को देखना हम कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिफाई करना चीज़ों को कि वो सही से वर्कड वेल हुई या नहीं हुई, ठीक है, और क्या क्यों हुई, ठीक है, और क्या कहते हैं व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। तो कोई चीज़ अगर सही तरीके से नहीं हो पाई तो सोचना कि इसको हम और किसी तरीके से बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। What habit completes the feedback loop on lesson plan and is very effective for a teacher's professional growth? तो डेली लेसन नोट टेकिंग, ठीक है, ये हैबिट होनी चाहिए। तो ये फीडबैक जो लूप है वो लेसन प्लान का वेरी इफेक्टिव माना जाता है, ये टीचर के प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो लेसन नोट टेकिंग, डेली लेसन नोट टेकिंग, ठीक है। In an annual lesson plan, what does correlation refer to? Linking the lesson with nature, festivals, other subjects, other grades, or other themes. ठीक है। The EVS syllabus consists of 6 large themes that grow in concentric circles across grade 3, 4, and 5. Besides the curriculum, what are 3 other crucial aspects to consider while planning EVS lessons? So, student progress, student participation, and available resources. तो ये सबसे पहले हमें करिकुलम में ये 3 क्रूशियल एस्पेक्ट को कंसीडर करना चाहिए प्लान करने से पहले या प्लान करने के दौरान, कि बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं यानी कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, कैसे करेंगे, ठीक है, और हमारे पास रिसोर्स क्या क्या है। इसके बाद कौन सा टूल बहुत ही इफ़ेक्टिव है बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, और समझने के लिए उनकी एबिलिटी क्या क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, कॉम्पिटेंसीज़ क्या क्या हैं, और फैमिली सिचुएशन क्या क्या है, बहुत सारे साल तक, ठीक है, कई सारे साल तक ये नोट करी जाती है। तो ये एक तरीके से बच्चों की लर्निंग प्रोफाइल होती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो इसको हम पोर्टफोलियो के नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम स्टूडेंट पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं वो ज़्यादा कॉमन है।
फिर इसके बाद व्हाट इज़ अ लर्निंग रिसोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग। लर्निंग रिसोर्स क्या है कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग में? समथिंग दैट कैन बी यूज टू हेल्प अचीव अ टीचिंग लर्निंग एम, लाइक अ मैप मॉडल और स्कूल गार्डन। ठीक है, ये रिसोर्स बन सकता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग में जैसे कि मैप हो गया, मॉडल हो गया, स्कूल का गार्डन हो गया, वहाँ पे ले जाके एक्टिविटी करवाना, बच्चों को दिखलाना। ठीक है, और मॉडल से समझाना। मेन मकसद है सिखाने का, अब बच्चे कैसे भी सीखें। वाई इज़ द यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली क्रिटिकल फॉर टीचिंग ईवीएस। तो लोकल रिसोर्स का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग को, और एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है, फिजिकल एक्सपीरियंस देता है, बायोलॉजिकल, ठीक है, और सोशल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, और कल्चरल एस्पेक्ट्स पे भी लाइफ के ध्यान देता है कि कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं डिफरेंट तरीके से। एक्सपर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी सच एज गार्डनर्स, कारपेंटर्स और फार्मर्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग रिसोर्स। तो ये कम्युनिटी रिसोर्स में आ जाते हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स हैं ना ये सारे। इसके बाद पब्लिक हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिसेस, म्यूजियम्स एंड लोकल मार्केट्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कैटेगरी ऑफ लर्निंग रिसोर्स। तो ये इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट हैं ये सारे। वट इज़ अ प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग मीडिया रिसोर्सेज लाइक न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल्स फॉर ईवीएस लर्निंग। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स लर्न अबाउट करंट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड गेट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑन अ टॉपिक। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट उनको जानने को मिलते हैं, ठीक है, समझने को मिलते हैं अगर बच्चे एनवायरनमेंट से ये सारी मीडिया टीवी चैनल्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वट इज़ वन वे अ मोबाइल फ़ोन कैन बी यूज्ड एज अ टेक्नोलॉजी रिसोर्स इन एन ईवीएस क्लास। तो ये मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करा जा सकता है टेक्नोलॉजी रिसोर्स के तौर पे? इसको इस्तेमाल करा जाता है रिकॉर्ड करना, ठीक है, रिकॉर्ड करके अपनी नेचुरल साउंड जैसे कि किसी जानवर की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, और कैसे उसको वो कैसे मतलब कि आवाज़ें निकालता है, या और भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, उसकी वो कैसा दिखता है। यूज़ इट्स स्टॉप वॉच, ठीक है, और टाइम बाउंड इवेंट्स लाइक सनराइज़। स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करना कि कब सनराइज़ हुआ, ठीक है, और सनसेट कब हुआ, ठीक है, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ मटेरियल्स लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड कप्स एंड पेबल्स एज टीचिंग एड्स एग्जाम्प्लीफाइज द यूज़ ऑफ लोकली अवेलेबल और ह्यूमन मेड, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड कप्स और पेबल्स, कंकड़ पत्थर, ये तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और ये एग्जाम्प्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, और इसको ना मतलब बहुत ही ज़रूरी होते हैं ये सारे रिसोर्सेज। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्कूल टीचिंग स्कूल क्रिएटिंग अ ट्रेजर हाउस। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है स्कूल जब बनाता है ट्रेजर हाउस? तो इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स इन द स्कूल विथ वेरियस कलेक्शंस एंड लर्निंग कॉर्नर्स। जैसे किसी चीज़ का कोई कलेक्शन बना दिया एक जगह पे, ठीक है, कोई कॉर्नर बना दिया, एक्सपेरिमेंट करने का कॉर्नर बना दिया, ठीक है, बुक कॉर्नर बना दिया, टीएलएम कॉर्नर बना दिया, तो इसको ट्रेजर हाउस बोल सकते हैं हम। What important role can children and community play in the context of educational resources? They can help in developing collecting oh they can help in developing, ठीक है, collecting, using and maintaining a local specific low cost resource pool for the school। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रोल बच्चे और कम्युनिटी प्ले कर सकते हैं एजुकेशनल रिसोर्स के तौर पे, ठीक है, डेवलप कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है, और इस्तेमाल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं लोकल स्पेसिफिक लो कॉस्ट रिसोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद विच लर्निंग मेथड इज़ इफ़ेक्टिव फॉर डेवलपिंग स्किल्स इन रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट।
विच लर्निंग मेथड इज़ इफ़ेक्टिव फॉर, कौन सी लर्निंग मेथड जो है वो इफ़ेक्टिव है डेवलप करने की स्किल्स, ठीक है, रिसर्च में और ऑब्जर्वेशन में, एनालिसिस में और रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, इसमें स्किल्स डेवलप होती हैं रिसर्च की, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, एनालाइज करते हैं और रिसोर्स को मैनेज करते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन व्हाट इज़ द टीचर्स प्राइमरी रोल, टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर गाइडिंग स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ठीक है, ये होता है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा या टीचर का रोल, ठीक है। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन जब होता है तो टीचर का रोल क्या क्या होता है, ये सब होता है। फैसिलिटेटर गाइड भी कर सकता है वो, और स्टूडेंट थिंकिंग एंड फैसिलिटेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। फिर उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ आस्किंग स्टूडेंट्स टू ब्रिंग एंड शेयर पर्सनल कॉन्टेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस इज़ अ सैम्पल एक्टिविटी फॉर विच टीचिंग अप्रोच। तो ये एक्टिविटी ही है एक तरीके की एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आफ्टर एन एक्शन प्लान इज़ डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो फाइनल स्टेप क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, जब कोई एक्शन प्लान डेवलप हो जाए और इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसका इवेलुएट करना, ठीक है, उसको इवेलुएट करना, ठीक है, और रिज़ल्ट डिटरमाइन करना कि बच्चों ने सीखा या नहीं, और सॉल्यूशन जो है वो इफ़ेक्टिव था या नहीं, ठीक है, द सॉल्यूशन वाज इफ़ेक्टिव और नॉट, ठीक है। तो ये था ईवीएस का NIOS का मटेरियल कोर्स 505 ब्लॉक 2। तो इसी तरह हम एक एक करके सारे ब्लॉक्स सारे कोर्स NIOS के कर लेंगे और हमारी तैयारी होती रहेगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और पॉडकास्ट। टिल देन टाटा बाय बाय।